तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 10, 18 एंड 20। ठीक है, यानी कोई ऐसा एक छोटा से छोटा नंबर क्या है जो कि 2, 3, 10, 18 और 20 से क्या है, डिविजिबल है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2, 3, 10, 18 और 20 का क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। यानी कि कोई भी नंबर जो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल हो, वो क्या होगा, 180 होगा। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2, 3, 10, 18 एंड 20 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो लीस्ट नंबर आपसे पूछा। और दूसरी बात ये भी कि स्क्वायर नंबर होना चाहिए। कैसा स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 180 कोई स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो इसका कोई मल्टीपल होगा जो कि डिविजिबल भी होगा और स्क्वायर नंबर भी होगा। ठीक है, तो वो 196 आपसे पहला हो सकता है, नहीं हो सकता है। 180 नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। 30 हो नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड ही बचेगा, 900। ठीक है, तो कौन सा बचेगा, 900। क्वेश्चन फर्स्ट का 900 जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप लोग ना तो वीडियो को देख रहे हैं पूरा, ना शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। मुझे लगता है कि शायद आप लोग ये सोचते हैं कि चलो क्या करना है हमें क्या, तो थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और थोड़ा सा हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिले, जिससे कि हम अगर वीडियो को अपलोड करते हैं तो वो लोगों तक पहुंचे। जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो लोगों तक पहुंच। और एक बार वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद आप थोड़ा सा देखिए क्या मतलब ये क्वेश्चन करने के अलावा भी क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स सीखने को मिलेगी। नहीं, आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को जरूर मिलेगा। ये जो भी क्वेश्चन रहते हैं डीआई के क्वेश्चन छोड़ के और डीआई सिंप्लीफिकेशन की, तो मैंने आपसे कहा है कि उनके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। और बाकी आप देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में आपको मिल जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा साथ ही साथ आप जब एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको मिल रहे हैं तो ज्यादा ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर ओ वाले एक सर्किल में पीए और पीबी क्या है, क्रमशः बिंदु ए और बी पर इस पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु सी है, ए सी बी 50 दे रखा है। तो आपसे ए पी बी का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखते क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको सर्किल बनाना है। क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। ठीक है, सर्किल बना लेना है। एक बार देख लेते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सर्किल बनाना है। एक पॉइंट यहां मान लेते हैं पी, इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं इस तरीके से। ये पॉइंट क्या है हमारा ए, ये पॉइंट क्या है हमारा बी है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ चाप ए बी, ये क्या है, लघु चाप है। ये क्या है, दीर्घ चाप है। इस दीर्घ चाप ए बी पर क्या है, एक पॉइंट सी दे रखा है। ठीक है, ए सी भी 50 दे रखा है। कितना, ए सी बी कितना दे रखा है, 50 दे रखा है आपको। ठीक है, ए सी बी कितना दे रखा है, 50। ए सी बी 50 दे रखा है। ये सेंटर क्या होगा, ओ होगा। इसको अगर सेंटर से मिला दें, अगर हम इस सेंटर को मिला दें इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री बनाते हैं, आप लोग जानते हो। अगर ये चाप ए बी या क्वाड ए बी मान लो आप, ये चाप ए बी अगर परिमाप पे 50 बना रहा है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, एंगल 100 एंगल बनाएगा। और ये क्या होते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये सामने सामने 180, तो ये सामने 180 होते हैं। तो अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा हुआ है ए पी बी, आपसे क्या पूछा है, ए पी बी, तो कितना हो गया 80।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन थर्ड सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 80%, 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास 20 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ मात्रा 80% शुद्ध अम्लीय घोल बनाया है, कुछ मात्रा है 90% अम्लीय घोल की। टोटल मिला के हमारे पास 20 लीटर का एक घोल तैयार हुआ है, जिसमें जो अम्ल की मात्रा है वो कितनी 87 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप किससे एलिगेशन मेथड से करेंगे सो बेटर है। ठीक है, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ मात्रा 80% की अम्लीय घोल की, कुछ मात्रा 90% अम्लीय घोल की, जो उन दोनों से मिलके जो हमारे पास अम्ल एवरेज जो वैल्यू आ रही है उन दोनों की वो कितनी है 87%। हमेशा आपका याद रखना ये इन दोनों का एवरेज वैल्यू होती है, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू होती है, ये चीज आपको याद रखना। और ये वैल्यू हमेशा जो एवरेज इन दोनों के बीच के ही लाइक के लिए इन दोनों के बीच में ही कहीं लाइक करेगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा है, टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है 20%। इन दोनों का डिफरेंस लो, यहाँ कितना आ जाएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस लो, यहाँ कितना आ जाएगा 7। यानी टोटल क्वांटिटी है कितने 10 यूनिट। हमारे पास कितनी 10 यूनिट। 10 यूनिट कितनी 20 लीटर। 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी 20 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लीटर। यानी कि ये हमारे पास 6 लीटर है और ये हमारे पास 14 लीटर है। अब आपसे ऑप्शन जो भी कहता है आपको बता देना। आपसे ऑप्शन ये कह सॉरी आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा कितनी। 80% अम्लीय घोल ये इधर साइड में, तो उसमें कितना है 6 लीटर है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी 6 लीटर है। कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डीआई के और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बाद में कराएंगे, आपको बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु A और B स्थित है। PA और PB बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB 42 अंश पर एक दूसरे की ओर झुके हैं। तो OAB की वैल्यू आपसे पूछी। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक सर्किल बना लेना है। ठीक है, एक पॉइंट कोई P है वृत्त के बाहर। ठीक है, इस प्रकार से दो टेंजेंट लाइन, दो लाइन टेंजेंट लाइन है। ठीक है, उस पे एक पर क्या है A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर ये सेंटर अगर ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि PA और PB एक दूसरे पर 42 अंश पर झुके हुए। ठीक है, यानी PA और PB कितने हैं 42 डिग्री पर एक दूसरे पर झुके हुए। ठीक है, एक दूसरे की और। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन OAB पूछा हुआ है। OAB आपसे एंगल ये पूछा है, तो ये आपसे पता है 90, ये 90, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। तो 180 में से अगर हम 142 घटा दें तो कितना हो जाएगा 138। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 138। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आमने के सामने के कोण क्या होंगे बराबर होंगे। ये एंगल अगर x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, तो एंगल कितने होंगे दोनों बराबर होंगे। यानी कि अगर 138 ये है, तीनों मिलके अगर 180 बनाते हैं तो इन दोनों का ऐड क्या रहा होगा 20 रहा होगा। तो कितना हो जाएगा 21 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको करना कैसे, इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि आपको पता है अगर ये 40 की है 2 है तो ये 138 होगा। ठीक है, तो जो ये एंगल का सम होगा ये हमेशा इन दोनों के बराबरी तो इसके बराबर ही तो होगा। इन दोनों का सम जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30 रुपए 80 पैसे का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आपसे क्या कहा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। क्वेश्चन तो आप देख ही होंगे। हम मान लेते हैं MP, SP, ये CPA। ठीक है, अगर MP हमारा सपोज करो
100 है, ठीक है। तो अगर हमें 28% का डिस्काउंट देता है तो कितना हो जाएगा एसपी हमारा 72 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% हम क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5 यानी 5 अगर सीपी है तो एसपी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 की वैल्यू क्या दे रखी है 72, मतलब 12 टाइम्स है, तो ये भी 12 टाइम्स होगा, कितना हो जाएगा 60, यानी कि सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, तो उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 का लाभ होता है रुपए में। लाभ कितना हो रहा है 30.8 का, यानी कि कितने यूनिट का लाभ हो रहा है 12 यूनिट का लाभ हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक, लेकिन समझाने की वजह से ये टाइम लग रहा है। चीजें बिल्कुल एकदम मेरे एक मतलब आदत रही कि हमेशा हमने ये सोचा कि सामने वाले को चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये 12 यूनिट हो जाएगा, लेकिन अगर रुपए की बात करें तो कितना हो जाएगा 30.8। ये 10 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा गया वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 72 यूनिट, यानी कि ना ये 6 टाइम जाएगा 6 48 4 और 48 का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 18 184.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा 184.8, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का चाहो तो करा देते हैं, चलो ये वाला करा ही दे रहे हैं, या एक ही साथ करा दे जैसा आप बताओ। 25 + 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 + 14 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ 1/2। सबसे पहले आप जानते हैं कि बॉड मास का रूल जानते हैं, बॉड मतलब बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 14 × 7 और ये क्या हो जाएगा बट्टे में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम देखें तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा, कैंसिल होगा, कितना बचेगा 6 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 4, ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 29 और -20 बराबर 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम सिंप्लीफिकेशन और जो भी क्वेश्चन है डीआई के एक साथ कराएंगे। तो आप मतलब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि x² + 1/x² = 18, जहां पर x का मान क्या है 0 से बड़ा है, x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रही है। x² + 1/x² क्या दे रखा है हमको 18 दे रखा है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी कि x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। आपसे x³ + 1/x³ पूछा है, तो x³ + 1/x³ निकालने के लिए हमें x + 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर हम इसमें x² + 1/x², अगर 2 इधर ऐड कर दें तो इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, और 20 जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, 4 × 5 = 2√5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब करने के लिए क्या होता है अगर हम इसको x³ + 1/x³ करेंगे क्या होगा 2√5 का होल क्यूब माइनस 3ab, a + b होता है 3ab x × 1/x कट जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब a + b क्या होगा 2√5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 8 8 × 40√5 माइनस 6/5, ये हो जाएगा 34√5। क्या हो जाएगा उत्तर आपका 34√5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 सकेंद्री वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ
की आंतरिक परिधि 264 मीटर है, वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी है। ठीक है, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 सर्किल खींचने हैं, इसके सेंटर क्या है, कॉमन है, इस तरीके से 2 सर्किल हैं जिनके सेंटर क्या है, कॉमन है। ठीक है, आपसे कह रखा है गिरे एक वृत्त के पर आंतरिक जो वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि जो है वो कितनी 264 मीटर है। ठीक है, ये जो वृत्त है इन सेंटर, ठीक है, ये आउट सेंटर है, आउटर सेंटर है। ठीक है, ये सॉरी सर्किल है, और ये इन सर्किल है। इन सर्किल जो है हमारा, इसकी पेरीमीटर दे रखी है आपको, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है 264 मीटर दे रखा है, और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है 264। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 3 2 हो जाएगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू, ये कितने टाइम है, 11 से 2 टाइम, ये 11, ये 2, ये 6, तो आर कितना हो गया, 42 हो गया। आर कितना हो गया, 42 हो गया। अगर ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर 3 मीटर ये चौड़ाई है रास्ते की, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई कितनी 3 मीटर है, तो कितना है, 45 है। अब पथ का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। एक बार वीडियो देख लेते, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, इस पथ की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस पथ का। ठीक है, तो कैसे क्या करना है आपको, पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर कोई सर्किल है उसका एरिया आपको निकालना है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 45 का स्क्वायर, पाई 45 का स्क्वायर माइनस पाई कितना 42 का स्क्वायर, यानी इस पूरे क्षेत्रफल से अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई अगर हम कॉमन ले लें 22/7, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 7 87, और ए माइनस बी जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए, आप कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट करेंगे आप, तो निकटतम पूर्ण संख्या तक आपको बताना है। ठीक है, निकटतम पूर्ण संख्या तक, तो आप क्या करेंगे 22 इंटू 66 इंटू 87/7, और आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे 87 इंटू 66 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 6 7 42, 6 48, और 8 4 52, और वही सेम टू सेम रहेगा 2 2 5 2 4 7 5 1 सेकेंड 5 7 4 2 5 7 4 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, डिवाइड किसे करना है, 7 से, किससे, 7 8 56, 7 दूनी 14। ठीक है, अगर इसमें 27 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा आपके पास, 6 7 8 56। ठीक है, तो 800, एक बार देख लीजिएगा आप, मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 7 42, हासिल लगा 4, 6 8 48, 8 4 52, और वही सेम टू सेम रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर से ही हो रही। तो 2 2 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2, ये 4, यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और डिवाइड हमको 7 से करना है, तो 7 8 56, और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, 0 बढ़ा देंगे हम, तब यहाँ पर नंबर लिखे, पॉइंट डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14, और 6 7 8 56, तो 820.28 आ रहा है। ठीक है, 820.28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू लेनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या 820 हो जाएगी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत है ज्यादा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुझसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1944 दिया हुआ है। ठीक है, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक राशि दे रखी है, आपको ब्याज दर कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है। 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब ये क्या है, साधारण में कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला अगर बताएं तो x + y x y y 100 होता है, तो क्या रहेगा 30 प्लस 15 15 225 डिवाइड टू 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.25 हो जाएगा। लेकिन 30 और 30 तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2.25 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2.25 का आ रहा है। यानी 2.25% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2.25% वैल्यू आपको दे रखी है 1944 जो है 2.25% की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, अगर हम इसका प्रिंसिपल निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 100 यूनिट होगा, जो कि आपको 2.25% की वैल्यू दे रखी। 100% क्या होता है, अपने आप में प्रिंसिपल होता है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए यानी 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 10 से 11 10 से 11 100 से कितना हो रहा है 121। अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, तो कितना मिल रहा है, 21 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितने यूनिट की वैल्यू रखी है हमको, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल तो है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, 100 यूनिट, हमको वैल्यू कितने की चाहिए, 21 यूनिट की, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 21 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, 20, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 अगर हम 5 से काटेंगे तो कितना 9 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, और 4 4 8 और 9 और 9 18, मतलब 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ठीक, सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट का हम सम देख रहे हैं, 4 से 8 9 और 9 18 हो रहा है, यानी 9 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 1 9, कितना बचा 5, 9 1 9 और कितना बचा 9 9 6 54, 216 हो गया। ठीक है, अब 21 चक्कू 84, तो आपसे क्या हो गया, आपसे कहा 21 चक्कू 84, 216 से वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 6 24, 4 1 4 2 6, 4 1 4 2 6। ठीक है, और 4 2 8 8 6 48, 8 8 4 12, 8 2 16, 17 4 8 6 14, हाथ से लगाए 8 10 11, हाथ से लगाए 8 18 144 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 18 144। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 342 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, आपको नंबर क्या दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है 3, आपको नंबर क्या देता है 3 4 2 6 के, 3 4 2 6 के नंबर दे रखा है, और डिविजिबल किससे है, के की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, और डिविजिबल है 6 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है, के का मान आपसे पूछा हुआ है। किस तरीके से करेंगे आप, 3 4 2 6 के आपसे एक नंबर दे रखा है। ठीक है, 6 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आपसे क्या करना है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ऐसे करनी, 2 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, 3 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी होगी तो इसका मतलब क्या है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है 5 से नहीं, तो 0 तो अपने आप हट गया। ठीक है, यानी 0 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आपसे 2 4 6 8 से किसी एक नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 4 6 8 किसी एक नंबर से डिविजिबल, सॉरी के की वैल्यू इन्हीं
नंबर में से कोई एक नंबर होगी। आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिर हमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट क्या है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, ये दोनों 6 हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएगा। के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो 2 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो के का मान क्या हो जाएगा, केवल 6 ऐसा मान आ रहा है जो के से क्या है, के की वैल्यू हो सकती है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बाकी आपको ऑप्शन में भी दे रखा है, इसमें क्या 6 दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कि देख लीजिए आप, यहाँ पर 6 आ जाएगा और जो कि 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 7, 24, 30 के समानुपाती है। त्रिभुज कैसा है, ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या रखी 7, 24 और 30। तो आपको पूछा है ये ट्रायंगल कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है कि संभव नहीं या समकोण त्रिभुज है। तो आपसे ये पूछ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपकी दो साइड का सम किसी तीसरी साइड से अगर बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप देख रहे हैं कि दो साइड्स का सम किसी तीसरी साइड से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। इसका मतलब जो संभव नहीं है वो तो ऑप्शन अपने आप ही से हट गया। कैसे होता है कि 7, अगर यहां से 7 मान लो आप, यहां आएगा और उधर से 24, ये 24 यहां से मान लो आप, ठीक है, यहां से 24 मान लो तो 31 हो गया। ठीक है, जो कि बड़ी संख्या से क्या है, ज्यादा है। बड़ी संख्या ये 30 की है ना लाइन, बड़ी वाली जो लाइन है वो 30 की है। अगर आप इस पे ड्रा करोगे तो थोड़ा सा इस तरीके से उठ के लाइन जाएगी और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज जब हम एडवांस आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन कह रहा था कि आपकी 3 साइड दे रखी 3, 24, 30, सॉरी 7, 24, 30। अब आपसे पूछा ट्रायंगल कौन सा है, तो आप एक रूल जानते होंगे, अधिक कोण के लिए क्या होता है, किसी दो साइड का स्क्वायर हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर से छोटा होता है। ये अधिक कोण के लिए होता है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है, नंबर 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। अगर कोई भी त्रिभुज की दो साइडों का स्क्वायर किसी तीसरी साइड के स्क्वायर से क्या है, छोटा है, ठीक है, तो वो कैसा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज की दो साइडों का स्क्वायर किसी तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ी है तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर इक्वल है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में 7, 24 और 30 दे रखे थे। अगर 7 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 में 9, 6, 15, 7, 4, 11, 12, 625 और 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। तो आपने देखा इन दो साइडों का स्क्वायर क्या है, हमेशा इस 625 है, इधर क्या है 900 है, यानी थर्ड साइड का स्क्वायर क्या है बड़ा है, यानी कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये दिया। ठीक है, यदि वह इसे 500 कम में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, 22,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, 22,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, उस पर 3,000 रुपए और खर्च कर दिए, यानी टोटल उसको 25,000 में पड़ गई बाइक। ठीक है, फिर उसने 12% लाभ पे बेच दिया। 12% का मतलब क्या होता है, 12% मतलब हो गया आपका 112 रुपए से हो गया, या 12% डायरेक्ट निकालो 25,000 का 12% क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 12 6 12 दूनी 24, 6 30, 12% होगा 3,000, कितना हो जाएगा 3,000 का ऐड कर दे तो ये 28,000 की बाइक उसने सेल कर दी। ठीक है, कितने की बाइक सेल कर दी उसने 28,000 की, लेकिन उसने अगर 500 कम में सेल की होती, कितने 500 कम में, तो कितने में बेचता 27,500 में बेचता, कितने में बेचता 27,500 में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। आप ये बाइक उसको पड़ी कितने में थी 25,000 में, उसने बेच कितने में 27,500 में, तो उसको 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे 25,000 पे इंटू 100, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गए, ये 10 टाइम देगा, तो प्रॉफिट परसेंट इसका कितना रहा 10% का, कितना रहा 10% रहा। ठीक है,
एक सेकेंड। तो प्रॉफिट परसेंट इसका कितना रहा? 10% रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कॉसेक की पावर 4a 1 माइनस कॉस की पावर 4a माइनस 2 कॉट स्क्वायर a माइनस 1 आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको? क्या लिख सकते हैं? 1 साइन की पावर 4a लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में अगर बना ले तो क्या बन जाएगा इसका? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस के कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? 1 साइन स्क्वायर 4, साइन की पावर 4 है और ये स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर a अपन साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 इंटू, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए माइनस के 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस के 2 कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर है माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और 1 से 1 चला जाएगा, बच जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 10a माइनस 1, सॉरी प्लस 1 है आपको, प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस के 10a। ठीक है, आपसे a की वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच लाई करते। ये चीजें आपको बहुत ही, इसमें ऐसा नहीं कि इनका कोई महत्व है, इनका महत्व इसलिए दे रखा है। ठीक है, a की वैल्यू कहाँ, एंगल की वैल्यू कहाँ से? 0 से π/2 के बीच लाई करती है। तो आपसे कहा गया है साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू आपसे पूछेंगे। ठीक है, साइन ए माइनस के कॉस ए माइनस ए की प्लस से देखते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, तो इसको आप क्या कैसे सॉल्व करेंगे? 6 10 स्क्वायर है प्लस 6 10a इज इक्वल टू 5 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर लगो 7 हो जाएगा, 6 10 स्क्वायर a प्लस 7 10a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है? 5 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर 7 दे दे, यही तो है। ठीक है, तो 6 पंचे 30 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 7 दे। 10 या 30 होता है, तो क्या करोगे? 6 10 स्क्वायर है प्लस 10 10a माइनस 3 10a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहां से हम कितना 2 10a कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? 3 10a प्लस 5, और यहां से माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो 3 10a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आपका निकलेगा 3 10a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां से निकलेगा 2 10a इज इक्वल टू 1, और 10a की वैल्यू 1/2, यहां से 10a की वैल्यू माइनस 5/3। अब यहाँ पर क्या है? आपको a की वैल्यू क्या देती है? 0 से 90 के बीच दे रखी, तो ये तो 90 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से 90 के बीच सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यानी ये वैल्यू आपको लेनी है 10a बराबर 1/2। ठीक है, 10a बराबर 1/2। आपसे क्या क्या रखा है? आपसे पूछा है
साइन ए माइनस कॉस ए पूछा है, क्या पूछा है? साइन ए माइनस के कॉस ए की वैल्यू पूछी। टेन ए क्या दे रखा? 1/2। टेन ए होता क्या है आपको? एल ए एल के ए बताया था आपको, लंब बटे आधार। तो ये कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको क्या बताना? साइन है, और साइन क्या होगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है? 1, कर्ण क्या है? √5 माइनस कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, 2/√5 माइनस 1/√5। तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? एक सेकंड देखते हैं, वही चीज उसको लग रहा है। अगर यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा? 3/√5 हो जाएगा। तो देख लेते हैं जरा प्लस है कि माइनस है। प्लस ही दे रखी है वैल्यू, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, प्लस ही वैल्यू दे रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 0% और 50% अधिक है। ए बी का अनुपात क्या है? ठीक, आपसे पूछा हुआ है। ए दे रखा है, संख्या ए दे रखी है, संख्या बी और संख्या सी दे रखी है। ठीक है, संख्या ए बी और सी आपको दे रखी है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 0% और 50%। अगर संख्या क्या है? सी 100 है तो संख्या ए जो है 0% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और संख्या भी 50% अधिक, कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा ए और बी के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी के अनुपात क्या हो जाएगा? 2/2 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3। इसमें तो भाई कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, आपका ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत है, ऑप्शन आपका मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में पी पर समकोण है, त्रिभुज के कर्ण एसी पर लंब बीडी खींचा गया है। यदि एडी 6 है, सीडी 5 है, AB स्क्वायर BD स्क्वायर का मान आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आपको एक ए बी सी बी पर समकोण है, ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। आपको कर्ण एसी पर बीडी लंब खींचा गया है, बीडीए लंब खींचा गया है। ठीक है, बीडी क्या है? लंब खींचा गया है। यदि एडी 6 दे रखा है, सीडी 5 दे रखा है, तो आपसे AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आपसे पूछा हुआ है। तो आपको पता है कि AB स्क्वायर क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। जो AB स्क्वायर होता है वो AD इंटू AC होता है। AB स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो AD इंटू AC हो जाएगा। अगर आप BC स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, क्या निकालेंगे? BC स्क्वायर। अगर आप BC स्क्वायर निकालेंगे तो इसके पास आगे हो जाए CD इंटू ये पूरी साइड, ठीक है, AC। अगर आप BD की बात करें, BD स्क्वायर निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 5। कोई प्रॉब्लम? सॉरी, इसको लिख देते AD इंटू CD। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होता है? AD इंटू AC प्लस BD स्क्वायर, ये 6 इंटू 5 हो जाएगा। 6 इंटू 5 तो 66 प्लस 30 कितना हो गया? 96 हो गया। आपसे कितना हो गया? क्वेश्चन का आंसर 96 हो गया। ठीक है, तो आपसे उत्तर दे रखा है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 18 मीटर और 30.4 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। ये तार 36 से 30 अंश का कोण बना, तार की लंबाई आपसे पूछी हुई। आपको एक दे रखा है, ये एक ये आपको दो खंबे दे रखे हैं। एक सेकंड,
ठीक है, देख लेते हैं वीडियो क्लियर आ रही है। तो एक दो खंभे दे रखे हैं, एक खंभा दे रखा है आपको 30.5 मीटर ऊंचाई दे रखी है, और दूसरा खंभा आपको दे रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी 18 मीटर है। ठीक है, इनके सिरों से एक तार इस तरीके से टच है, इस तार की आपसे लंबाई पूछी है यल है, जो कि ये जो एंगल है वो 30 बनना है। तो ये कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये कितना बचेगा 60, ये अगर 18 है तो ये भी तो 18 रहा होगा। अब ये टोटल 30 है, 30.5 अगर, अब ये इतनी 18 है तो कितनी हो जाएगी 12.5, यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी 12.5। हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में साइड रेशियो बताया था। साइड रेशियो क्या होता है 30, 60, 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 12.5 है। आपसे पूछा कि तार की लंबाई है, नहीं 2 यूनिट के सामने की वैल्यू, 2 यूनिट के सामने की वैल्यू क्या होगी, उसकी दूनी होगी, क्या हो जाएगी 25। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। एक कॉलेज हॉस्टल के में मैथ्स में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़के दूसरे छात्रावास में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये पाया गया कि अब उनके लिए 21 दिनों का प्रबंध बचा हुआ है, ठीक है, खाने का। तो कितने लड़कों को ट्रांसफर किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका 300 टोटल, आपके पास अगर भोजन की बात करें टोटल क्वांटिटी की, तो 350 लोग थे। 350 लोगों को 25 दिनों तक खिलाया जा सकता था। ठीक है, 350 स्टूडेंट को 25 दिनों तक खिलाया जा सकता था, लेकिन 10 दिनों तक स्टूडेंट सभी के सभी रहे, बाकी कुछ ट्रांसफर कर दिए 10 दिनों के बाद। तो 350 स्टूडेंट ने 10 दिनों तक जब खा लिया, ठीक है, तो इतना तो ये फिनिश ही कर दिया था। अब इनके पास कितना भोजन बचा था, 350 स्टूडेंट का 15 दिनों का भोजन बचा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने 21 दिनों के लिए प्रबंध है, यानी कि अगर 21 दिनों तक खाएं तो कितने स्टूडेंट खा सकते हैं, x स्टूडेंट खा सकते हैं। तो 5 के 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, 7 बचे 35, यानी x बराबर 250, यानी 21 दिन तक खाने के लिए कितने स्टूडेंट होने चाहिए 250 स्टूडेंट होने चाहिए। स्टूडेंट हमारे पास थे कितने 350, लेकिन अब कितने हैं 250, तो कितने ट्रांसफर कर दिए 100 स्टूडेंट ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, कितने स्टूडेंट ट्रांसफर कर दिए 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0.4x plus 1/x is equal to 5, 0.0464x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी हुई। आपको देखा 0.4x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे क्या दे रखी है 5, तो इसका क्यूब आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करना है इससे, आपको करना है इसका, तो अगर हम x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए रखा हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab का मतलब ये 0.4x इंटू 1/x और प्लस a प्लस b का मान कितना रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, ये चीजें तो क्लियर होंगी, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो डिटेल में हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 0.4x है। ठीक है, 0.4x, तो ये x कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 125 हो गया, ये हो गया आपका 10 हो गया। ये आपको 5 दे ही रखा था, तो 5 से कितना ये 2 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, तो कितना होगा 6, तो 119। तो आपका आंसर कितना होगा 119। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा की। जेड से पी तक जो इसकी एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही
130 किलोमीटर प्रति आवर रही, ठीक है, यात्रा की। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। तो शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो x/2 आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, x/2 की वैल्यू आपसे पूछ ली, ठीक है। तो आपसे डिस्टेंस 3/4 कह रहा है, तो यानी कि 4 में 3 यूनिट, तो कुछ हम डिस्टेंस ऐसे जूम कर लें कि इसका 75% निकालने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका 4 यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करें, तेरा 520 किलोमीटर अगर मान लिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 520 किलोमीटर अगर मान लें, तो क्या रहेगा, थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब इसका हम जब 75% निकालने हैं, तो 520 का 75 क्या है, 390 किलोमीटर, यानी 390 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है उसने 390 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने क्या की, समय। अब एक चीज और देखिए आप, हमने डिस्टेंस कितनी मानी 520, एवरेज स्पीड कितनी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस बड़ा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जब हम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बड़ा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 520 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड कितनी है 130, तो कितना हमको समय लग रहा होगा, यानी कि t बराबर d अपान s होगा, t बराबर d अपान s होगा। डिस्टेंस अपान स्पीड अगर हम रख दें तो टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। लेकिन इसमें 520 में उसका 75% है, 390 किलोमीटर डिस्टेंस, टोटल समय जो हमें 4 घंटा लग रहा था, उसका 2/3 समय में, 2/3 मतलब 8 बटे 3 समय में तय कर ली। तो उसके पास रिमेनिंग टाइम कितना बचा, तो 4 माइनस की 8 बटे 3, 4 3 12 में 4 गया, 4/3 आवर उसके पास रिमेनिंग टाइम बचा। लेकिन रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची 130 किलोमीटर, यानी कि अब हम देखेंगे इसकी स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड तो निकालनी है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी बची 130 किलोमीटर, हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, स्पीड निकालनी है। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी 130 किलोमीटर, टाइम हमारे पास कितना है 4/3, ठीक है, 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 390/4 हो जाएगा। अब 4 में 36, कितना बचा 3 बचा, 4 7 28 और 4 5 20। तो x जो हमारी स्पीड थी x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 97 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड थी, उसका x/2 पूछा, यानी इसकी हाफ पूछी। तो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड थी उसका हाफ क्या हो जाएगी, तो 97.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 48.7 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। 48.7 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन मुझे लगता है सारे के सारे हो गए। एक सेकंड में देख लेते हैं क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं जा रहा है। ग्यारह क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत d है। यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि या कमी होगी। अगर आप धनात्मक पूर्णांक संख्या है x, x+1, x+2, x+3 कंटिन्यूअसली अगर मानेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा हुआ है कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत d है, ठीक है। तो आप मान लीजिए नंबर मान लो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मान लो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसका औसत क्या दे रखा है d, कितने हैं 11 है, तो 11 का औसत क्या दे रखा d, सब ऐड हो जाएंगे। औसत क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय सम ही होता है। तो आप बोले 3 3 6 4 10 15 6 21 28 36 45 55 66 बटे 11, तो यानी डी का मान क्या हो गया 6 हो गया। डी का मान कितना हो गया, एवरेज कितना आ गया 6। अगर अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए, अगर 11 और 11 को हटा दें तो कितना बचेगा, 66 हमारा आया था, 21 हट जाएगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा। नंबर कितने बचे 9 बचे,
तो 9 से 5 टाइम जाएगा। अभी तो कौशल कितना आ रहा है 6, अब कितना आ रहा है 5, तो क्या होगा 1 की कमी हो गई, 1 की कमी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो एंड होती है सर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन लगे। और जो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जरूर बेनिफिट होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड या इस तरीके से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो लेटेस्ट पैटर्न पे ही एग्जाम आया, वही सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अगर आप फेज 10 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। मैं श्योर करता हूँ कि मैथ्स में आपके 50 आउट ऑफ 45 प्लस होंगे। ठीक है, तो अगर आप विश्वास करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। ठीक है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप एक दिन अचीव करेंगे 50 आउट ऑफ 50 भी। थैंक यू।